नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसान समस्या पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कमेटी, सरकार को मिली राहत। अर्णब मामले में सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेगी महाराष्ट्र विधानसभा। यूपी प्रशासन ने इंजेक्शन से कराया गर्भपात, पिंकी ने लगाया आरोप। आप नेता सिसोदिया ने योगी सरकार को दी सीधी बहस की चुनौती। केरल के स्थानीय चुनावों में लेफ्ट का शानदार प्रदर्शन, बीजेपी फिर फिसड्डी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है कि बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो ये है कि गोदी मीडिया से निजात पाने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बनाया जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा और आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। दूसरा निवेदन हमारा यह है कि satyhindi.com का ऐप आ गया है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसकी भी एक लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों कदम जरूर उठाएंगे ताकि सत्य हिंदी को मजबूती प्रदान कर सकें। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है। अदालत ने कहा कि हम इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं, जिसमें देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, सरकार के अलावा बाकी संबंधित लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। बता दें कि याचिकाओं में मांग की गई है कि अदालत संबंधित संस्थाओं को इस बात का निर्देश दे कि वे किसानों को तुरंत वहां से हटाएं जहां वो धरने पर बैठे हुए हैं। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप खुले मन से बातचीत नहीं करेंगे तो बातचीत फिर से फेल हो जाएगी। सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो किसानों के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के साथ बैठें और हर क्लॉज पर चर्चा करें, तभी खुले मन से बात हो सकती है। इस पर CJI ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत से बात नहीं बन पा रही है, आप हमें किसानों की यूनियनों का नाम दीजिए। जस्टिस बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने इस मामले में किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी नोटिस जारी किए हैं। तो सरकार ने माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो कुछ और आई थी, उसमें मांग कुछ और की गई थी, लेकिन उसने उससे आगे जाकर अब कमेटी बनाने का प्रस्ताव कर दिया है। इस समस्या का जो समाधान है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मे में ले लिया है और जाहिर है कि केंद्र सरकार को इससे बहुत राहत मिल गई है, क्योंकि अब ये काम उसको नहीं करना है। अब कोई सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार हाथ झाड़ देगी, कहेगी अब तो सुप्रीम कोर्ट बचाव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रही है, वही समाधान करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चाहे अनचाहे सरकार को एक रास्ता दे दिया है बचाव का, और अब वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकती है। अगर किसान आंदोलनकारी बैठे हैं तो बैठे रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि फर्क अभी इससे लगता है कि जो गतिरोध बन गया था उससे केंद्र सरकार बुरी तरह से परेशान थी कि क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और इसी खींच में, खिसियाहट में वो किसान आंदोलनकारियों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अर्बन नक्सलाइट, खालिस्तानी, देशद्रोही वगैरह वगैरह उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग आदि के आरोप लगा रही थी, लेबल लगा रही थी, और उसका विरोध भी हो रहा था किसानों की भी तरफ से भी। पंजाब के जो विपक्षी दल है अकाली दल, उसने भी इसका ज़बरदस्त जवाब दिया कि
टुकड़े टुकड़े गैंग दरअसल बीजेपी है और कोई नहीं है। तो ये सरकार एक मुसीबत में फंस गई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट उसे बाहर निकालता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा तो सरकार उसका दबाव किसानों पर भी पड़ेगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना या अनदेखी करने में अपने को खुद में मुश्किल पाएंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने आपस में कहीं मिली भगत है या दोनों एक साथ कदम ताल कर रहे हैं, जुगलबंदी कर रहे हैं और ये मिली जुले अंदाज में ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी कर रहा है उससे सरकार की राह आसान हो रही है, ये बहुत साफ है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो अभी पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें, अतीत देखें, तो उससे लगता है कि वो सरकार का काम करती है, सरकार के एजेंडे पर काम करता है और सरकार के लिए राह आसान करता है। इसीलिए बहुत सारे जो महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं उसको उसने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, उन पर सुनवाई तक नहीं कर रहा है क्योंकि उससे सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं और कई ऐसे फैसले दिए हैं जिससे सरकार की परेशानियां कम हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर संदेह भी होते हैं और ये कमेटी जो बनाने का प्रस्ताव किया है उसको भी इसी तरह से देखा जा रहा है, जो कि एक स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट के हाल के रवैये को देखते हुए। अब ये कमेटी किस तरह से काम करेगी, नहीं करेगी, इसमें कौन संगठन होंगे, इनका और क्या क्या लक्ष्य है। जैसे एक लक्ष्य ये भी बताया जा रहा है कि इसके जरिए किसानों की एकता को तोड़ने का काम भी हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे संदेह हैं जो आगे चलकर हमें इनके जवाब मिलेंगे। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और एंकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका अब आमने सामने आ गई हैं। एक दिन पहले ही राज्य के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि अर्णब मामले में सदन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का न तो संज्ञान लेगा और न ही उसका जवाब देगा। दोनों प्रस्तावों में कहा गया कि कोर्ट के किसी नोटिस का जवाब देने का मतलब होगा कि न्यायपालिका भविष्य में विधायिका की निगरानी कर सकती है और ये संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव 2 दिन के शीत सत्र के आखिरी दिन पास हुआ। इस प्रस्ताव के आने के साथ ही विशेषाधिकार उल्लंघन मामले में अर्णब की मुश्किलें बढ़ने का अनुमान है। वहीं आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खान चंदानी को मुंबई कोर्ट से जमानत मिल गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। टीआरपी घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विकास खान चंदानी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये दूसरा मामला है अर्णब गोस्वामी का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और उसी समय लग रहा था कि न्यायपालिका थोड़ा आगे जाकर विधान पालिका में हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि अर्णब गोस्वामी को विशेषाधिकार का नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से भेजा गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इससे ये नहीं चलेगा। तो अब हमारे संविधान के हिसाब से जो विधायिका है वो अपने आप में स्वायत्त है और उसमें हर उसके कामकाज में न तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, न कोई दूसरा संस्थान। इसलिए अब महाराष्ट्र की विधानसभा ने, उसके दोनों सदनों ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये एक अब अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कार्रवाई आगे होगी और अर्णब गोस्वामी को पेश होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और अगर सदन चाहेगा तो अर्णब गोस्वामी को सजा भी दे सकता है। कुछ दिन की, कुछ महीने की ये सजा का प्रावधान विधान पालिकाओं में और संसद के पास होता है। तो अब अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए जो तमाम तरकीबें की जा रही थी वो धीरे धीरे बंद भी होती जा रही, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं चलेगा और अगर दखल देने की कोशिश करेगा तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र विधानसभा के बीच टकराव हो सकता है और इस तरह का टकराव पहले भी हो चुका है और कई विधानसभाएं ये ऐलान कर चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानेंगे, निर्देशों को नहीं मानेंगे, और उन्होंने नहीं माना। तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर किसी दूसरे संस्था के हदों में घुसने की कोशिश करेगा, उसके
जो अधिकार है उसमें घुसपैठ करेगा तो टकराव लाजमी है, और ये उसी तरह के टकराव आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये साफ है कि अर्णब गोस्वामी के लिए अब थोड़ा दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि जब महाराष्ट्र विधानसभा ही इस मामले में दोनों सदन, और ये सर्वसम्मति से पास हुआ है ये प्रस्ताव, तो दोनों सदन इस मामले में कटिबद्ध हैं और अब अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक लगता है। अगली खबर लेते हैं। मुरादाबाद में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत संरक्षण गृह में भेजी गई पिंकी के गर्भपात की खबरों को जिला प्रशासन खारिज कर चुका है, लेकिन अब पिंकी ने ये आरोप फिर से लगा दिया है। पिंकी ने आरोप लगाया कि संरक्षण गृह में उन्हें प्रताड़ित किया गया था और उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से उनका गर्भपात हो गया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के रूप में सामने आया है। बीबीसी से बातचीत में भी पिंकी ने ये आरोप दोहराया है। ये पिंकी वही हैं जिनको पुलिस ने पिछले रविवार को तब पकड़ लिया था जब वो युवक राशिद अली के साथ अपनी शादी का पंजीकरण कराने जा रही थी। दोनों ने इसी साल जुलाई महीने में अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। पुलिस ने राशिद और उनके भाई सलीम अली को गिरफ्तार कर लिया था और पिंकी को संरक्षण गृह में भेज दिया था। सोमवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पिंकी का बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने अपनी मर्जी से विवाह करने और ससुराल जाने की बात कही है। उसी के आधार पर पिंकी को ससुराल वालों को सौंप दिया गया था। हालांकि पिंकी के पति और जेठ को अभी भी पुलिस ने नहीं छोड़ा है। तो ये पूरा मामला जो है, इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों बेनकाब हो चुके हैं। दोनों के इन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि जिस हिंदू महिला यानी पिंकी ने अपनी मर्जी से शादी की थी मुस्लिम युवक से, उसमें दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो उसमें न सरकार को, न प्रशासन को, न पुलिस को दखल करने की कोई ज़रूरत थी। और ख़ासतौर से ये 5 महीने पुराना मामला है, जब इस तरह का कानून भी अध्यादेश के रूप में जो अभी योगी सरकार ने लागू किया है तब नहीं था। तो ये एक तरह से कोशिश की जा रही थी आतंक क्रिएट करने की, परेशान करने की, जिन्होंने इस तरह से अंतर धार्मिक शादियां की हैं। और उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया भी सामने आ रहा है, यानी शादी करने वाली अगर हिंदू लड़की हुई तो दूसरे तरह से व्यवहार कर रहा है, और अगर शादी किसी मुस्लिम महिला ने हिंदू लड़के से की है तो उसके मामले में उसका रवैया बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये साफ दिख रहा है कि टारगेट करके उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासन और सरकार ऐसे लोगों को निशाना बना रही है, परेशान कर रही है। और इस मामले में तो अगर ये बात सच निकलती है कि पिंकी का गर्भपात कराया गया है, जानबूझकर कराया गया है, इंजेक्शन दे के कराया गया है, और जिन हालात में हुआ है उससे ये शक गहरा तभी होता है क्योंकि ठीक ठाक थी, 3 महीने का गर्भ था उनको, पिंकी को, और वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये दिक्कत उन्हें वहीं आई जहां उन्हें आश्रय स्थल में रखा गया था, संरक्षण गृह में रखा गया था। वहां उनको प्रताड़ित किया गया। किस तरह से प्रताड़ित किया गया हमें पता नहीं है। मारा पीटा गया, उससे कोई नुकसान हुआ है, या फिर ये जब उन्हें परेशानी हुई पिंकी को तो उस समय उनको जो इंजेक्शन दिए वो किस तरह के इंजेक्शन दिए थे, जानबूझकर दिए थे या गलती से दिए गए थे कि गर्भपात हो गया। तो ये बहुत ही एक दुखद और कहना चाहिए कि परेशान करने वाला प्रकरण है, जिसमें योगी सरकार की छवि और भी मिट्टी में मिलती है, उनकी छींचा लेदर होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अब ऐसा लगता है जैसे कोई यातना गृह में तब्दील होता जा रहा है। जैसे यातना गृह हिटलर ने बनाए थे यूरोप में, अपने जर्मनी, पोलैंड और हंगरी वगैरह में यहूदियों के खिलाफ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि मुसलमानों को परेशान करने की तरकीबें उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह की ढूंढ कर ये कर रही है, और ये मामला उसी में से एक है। अगली खबर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। यूपी में सत्ताधारी बीजेपी के नेता आप पर जमकर हमला बोलने लगे हैं। ऐसे में आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, कल जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया
कि आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो 70 सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं ने स्कूल और अस्पताल की बात करनी शुरू कर दी। उनके मुंह से स्कूल और अस्पताल की बात निकलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल मॉडल बनाम यूपी स्कूल मॉडल पर बहस करना चाहते हैं। उन्होंने आकर यूपी के स्कूल देखने की चुनौती भी दी है। मुझे दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। सिसोदिया ने कहा, मैं यूपी के शिक्षा मंत्री को बता दूं कि मैं बहस करने के लिए 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं। आप बता देना कि योगी जी से बहस करनी है या उप मुख्यमंत्री से बहस करनी है या शिक्षा मंत्री से। मुझे समय और जगह भी बता दीजिए। हम यूपी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर खुली चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी और यूपी के सियासी दंगल में ओवैसी की भी एंट्री हो रही है। आज ओवैसी ने सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। वहीं यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सवाल पर ओवैसी ने कहा, अभी हम दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं, हम राजभर जी की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और उसके लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले 6-8 महीने से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वो अब वहाँ पर उसकी ज़मीन तैयार कर रहे थे आपके लिए, और अब अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी है, जिससे जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है और आम आदमी पार्टी अपने स्कूल और स्वास्थ्य के एजेंडे को लेकर उतर रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए एक थोड़ी चिंता, एक घबराहट है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी कि उससे परेशान हो जाए बीजेपी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी ये जानती है कि किस तरह से वो चुनावी मैदान में अपने आप को केंद्र में ला सकती है, या ऐसे मुद्दे उठा सकती है, या प्रचार के जरिए वो अपने आप पर फोकस ला सकती है, और ये कोशिश की जा रही है। इस तरह से सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार को चैलेंज करके विकास के मुद्दों पर और उनको उकसाकर और बहस की चुनौती देकर ये किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चर्चा में आ जाए, उसको एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जाने लगे और उसकी दूसरी पार्टियां भी उसका नोटिस लेने लगे। तो ये एक कोशिश हो सकती है मनीष सिसोदिया के चैलेंज के पीछे। कितनी कामयाबी मिलेगी ये अलग बात है। आधार उसका बिल्कुल भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आधार तो दिल्ली में भी नहीं था, आधार बन भी सकता है। डिपेंड करता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के मतदाताओं का अभी मूड है। वो परिवर्तन चाहते हैं तो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी बहुत ही इन पर बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में एक वैक्यूम ज़रूर है, वहाँ एक अच्छी पार्टी की गुंजाइश ज़रूर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब चूंकि 2015 के आसपास जो मोमेंटम उसके साथ बना था, जो उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी, अब वो कहीं नहीं हो रही है। विस्तार करना अब उन्होंने शुरू किया है, और इस विस्तार को वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अभी देखने की बात है। उत्तराखंड में भी चाह रहे हैं कि विस्तार हो जाए, उत्तर प्रदेश में भी चाह रहे हैं, गोवा में भी उन्हें लग रहा है कि उम्मीद है। तो वो छोटे छोटे राज्यों और कुछ इस तरह से अभी पकड़ रहे थे। अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर भी उन्होंने अपना निशाना साधा, और शायद इसलिए कि संजय सिंह उत्तर प्रदेश के हैं और उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी डालकर वो इसको देखना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। केरल के स्थानीय चुनावों में लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने फिर से सफाया करते हुए बीजेपी को पैर पसारने का मौका नहीं दिया है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक एलडीएफ 941 स्थानीय निकायों में से 522 पर आगे चल रहा था। यूडीएफ 363 और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 23 पंचायतों में आगे चल रहा था, जबकि 32 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। इसके अलावा एलडीएफ ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव जीत लिया है। ब्लॉक पंचायत के 152 वार्ड में से एलडीएफ 108 पर तो यूडीएफ 44 पर जीतती दिख रही है। बीजेपी एक भी वार्ड में आगे नहीं है। वहीं 14 जिला पंचायत में चुनाव हुए थे, जिनमें से एलडीएफ 10 पर तो यूडीएफ 4 पर जीत रहा है। बीजेपी यहां पर भी 0 पर है। तो नगर पालिका में एलडीएफ 35 पर जीतते हुए दिख रहा है, यूडीएफ 45 पर तो एनडीए 2 पर।
अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। 6 निगर निगमों की बात करें तो एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के खाते में 3-3 जा सकती हैं। बीजेपी को कहीं कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट ने दिखा दिया है कि राज्य पर उसकी पकड़ अभी मजबूत है और मजबूत ही है। हम सब जानते हैं कि केरल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। 5 साल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज कर लिया है और ये संभावना मानी जाती है कि अब जब चुनाव होंगे अगले साल के शुरुआत में तो जो दूसरा यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, शायद उसको तवज्जो देंगे वहाँ के मतदाता। लेकिन ये पंचायत चुनाव कुछ दूसरे संकेत दे रहे हैं। संकेत ये दे रहे हैं कि शायद लेफ्ट की पकड़ और मजबूत हुई है पिछले सालों में, उसका आकर्षण बढ़ा है, उस पर मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है। ये चुनाव उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब यूडीएफ सरकार में थी और तब भी जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन था शानदार रहा था और उसी के आधार पर यह माना जा रहा था कि वो सत्ता में आ रही है। तो इस बार यूडीएफ का बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो इसका एक संकेत, आप इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि वामपंथी दलों की पकड़ मजबूत है और विधानसभा चुनाव में वो कहीं से कमतर नहीं दिख रहे हैं, अलोकप्रिय नहीं दिख रहे हैं। मतदाताओं का विश्वास उनको मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी और यूडीएफ दोनों का वोट परसेंटेज घटा है और जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका वोट बढ़ा है। तो ये भी एक संकेत है कि न केवल सीट, न केवल वार्ड, बल्कि वोटों के स्तर पर भी उसने अपनी बढ़ोतरी की है। पूरे कोरोना के काल में जिस तरह से केरल सरकार ने काम किया है वो मिसाल है और शायद इसका फ़ायदा मिल रहा है कि उसने हर मोर्चे पर जो पहले से कदम उठाए, सावधानियां बरती और पूरी योजनाबद्ध तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी और कोरोना से प्रभावित, चाहे वो मजदूर हो चाहे रोगी हो, उनके लिए जो योजनाएं चलाई उसका असर मतदाताओं पर हुआ है और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो हालांकि अभी तुरंत ये कहना कि इस चुनाव में अगर अच्छी सफलता हासिल की है एलडीएफ ने तो विधानसभा चुनाव भी उसके लिए अच्छा ही रहेगा, जरा दिक्कत वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसे अगर एक संकेत के तौर पर पकड़ें तो ये माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और जो 2 गुजारिशें मैंने शुरू में की थी उन पर भी आप ध्यान रखेंगे और हमारा ऐप तुरंत डाउनलोड करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।